बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया अध्याय वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी सेंटेंस किसे कहा जाता है। वाक्य एक ऐसा सार्थक समूह है जो व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता को पूरे आशय को प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका सार्थक अर्थ हो, अर्थात जो अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। और वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व हैं, और वो 6 तत्व होते कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। हमारे वो 6 तत्व हैं सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। और इसी के साथ हम वाक्य के अंग भी देख लेते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो नंबर 1 उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे अनुराग क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर अनुराग क्या है? हमारा कर्ता है। तो अनुराग उद्देश्य है। सचिन दौड़ता है, तो यहाँ पर सचिन के बारे में बात हो रही है, इसलिए सचिन हमारा कर्ता है, अर्थात उद्देश्य है। यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय का मतलब होता है वाक्य में जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य के कर्ता अर्थात उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ शेष रहता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि अभी ऊपर हमने पढ़ा उद्देश्य, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होता है, अर्थात जो कर्ता के वाक्य में कर्ता के साथ जो क्रिया होती है वो विधेय होता है। अब है हमारा वाक्य के भेद। सबसे पहले हम ये देख लें वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 इच्छावाचक, नंबर 6 संदेहवाचक और नंबर 7 विस्मयवाचक, नंबर 8 संकेतवाचक। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य क्या है। तो विधानार्थक वाक्य या वाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम लिख रहा है। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ हो रही है, कुछ हो चुका है, पॉजिटिव बात होती है, वो हमारे विधानार्थक वाक्य होते हैं। और नंबर 2 है हमारा निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जहाँ पर कोई नकारात्मक वाक्य होगा, नकारात्मक बात हो रही होगी, यानी जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत पढ़ो, ये हमारे निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य है। नंबर 3 है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, बोध होता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाओ या बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन बैठकर पढ़ो। इन वाक्यों में आपने देखा कि एक आज्ञा दी जा रही है, एक आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रही हो, रमेश कहाँ जाएगा। यानी जहाँ पर क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, पता चलता है, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है, बोध होता है, पता चलता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं केवल फल खाऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी विश है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी किसी को आशीष देना, शुभकामनाएं देना, अपनी इच्छा व्यक्त करना इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 6 है हमारा संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेश संभावना व्यक्ति होती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, मतलब श्योर नहीं है कि वर्षा होगी, संदेह है, संकेत दिया जा रहा है कि शायद वर्षा हो जाए, इसलिए इन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7 है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी जिन वाक्यों से हमें विस्मय, आश्चर्य का पता चलता है वो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। नंबर 8 अंतिम हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य है संकेतवाचक। जिन वाक्यों से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक या शर्त का बोध होता है तो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी जाते तो अच्छा होता। अब है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हमारा है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्ता, उद्देश्य और विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। या कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होती है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे शिल्पा पढ़ती है या शिल्पी पढ़ती है, मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिला था। यहाँ पर आपने देखा कि एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है। नंबर 2 है हमारा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे वह सुबह आया और शाम को लौट गया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यानी इन संयुक्त वाक्यों में 2 सरल या 2 साधारण वाक्य जुड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब है हमारा नंबर 3 मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, या हम इसे ऐसे भी करते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी त्यों ही वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मिश्रित वाक्य में एक या एक प्रधान वाक्य होता है और एक या 2 से एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य हैं क्या? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और नंबर 3 है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं।
जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, जो संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, और यह संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। जैसे जैसे मैं जानता हूं कि मोहन बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि कृष्णा सच्चा आदमी है। कृष्ण सच्चा आदमी। अब यहाँ हमने देखा मैं जानता हूँ यानी सर्वनाम की जगह पर और क्या यूज़ किया गया कि मोहन बहुत ईमानदार है, इसलिए ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट नंबर है हमारा विशेषण उपवाक्य। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा की पद की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। और इन वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे आसान है कि विशेषण वाक्य जो उपवाक्य होते हैं उनका प्रारंभ जब, जो, जिसने, जिसे, जिसको इत्यादि शब्दों द्वारा होता है। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, यानी जिनको, जो, जिसको आदि जहाँ पर लगता है और किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही होती, वहाँ ये विशेषण उपवाक्य होता है। नंबर थर्ड है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और यह उपवाक्य ताकि, क्योंकि, यदि, तो, सो, जो, जब तक, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। तो नंबर 1 पहला उदाहरण हम देखते हैं। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, यानी जब और तब। इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जब वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा की विशेषता क्या है? जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ जहाँ वे गए, यानी गए, जाने की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ जहाँ, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उनका स्वागत हुआ। अब आपने देखा यहाँ पर वहाँ इत्यादि आदि से ये शुरू होते हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।